सीधी तस्वीरें आपको राज्यसभा से दिखाएंगे जहां पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तस्वीरें देखिए। And Shri Bhuvneshwar Kalita from Rajya Sabha and communicate to this House names of the members so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee. Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel. Shriman Sajat Ahmed Kichluji. Sir, I rise to lay on the table a copy each in Hindi and English of the 23rd report of the Department Related Standing Committee on Coal, Mines and Steel 2025-26 as listed against my name in today's list of business. Thank you. Reports of the Public Accounts Committee, Shriman Ashok Rao, Shankar Rao, Chawanji. Thank you, Chairman, sir. I rise to lay the Hindi and English versions of the 45th, 46th and 47th reports of the Public Accounts Committee 2025-26 as listed against my name in today's list of business. There are 5 motions for the election of the Deputy Chairman. As per the procedure, the members who have given notices may now move them one by one, and in each case, the motion is also to be seconded by the seconder thereof. श्रीमान। और वही लोकसभा की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें देखिए। आइटम नंबर 1 श्री पद यशो नाइक। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 2 श्रीमती अनुप्रिया पटेल। प्रिया पटेल। संसदीय कार्य मंत्री जी, धन्यवाद। व्यवस्था बनाए रखो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज जो श्रीमती अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है, आपकी इजाजत से सदन के पटल पर रखता हूं। थैंक यू सर। आइटम नंबर 3 श्री केसी वेणुगोपाल। Speaker sir, I rise to present the Hindi and English version of the 45th, 46th and 47th report of the Public Accounts Committee as listed against my name in today's list of business at serial number 3. आइटम नंबर 4 श्री अनुराग सिंह ठाकुर। धन्यवाद स्पीकर सर। I rise to present the 23rd report, Hindi and English version of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 5 श्री कीर्ति वर्धन सिंह। For permission, Honorable Speaker, sir, I rise to lay on the table of the House statement both in English and Hindi versions correcting the reply given on 30th March 2026 to the unstarred question number 5978 regarding plantation activities under Green India Mission. Thank you. आइटम नंबर 6 श्री पंकज चौधरी। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं। वित्त अधिनियम 2002 की धारा 147 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 3 खा के अनुसरण में ये सभा दिनांक 11 अप्रैल 2026 की अधिसूचना संख्या 14/2026 केंद्रीय उत्पाद शुल्क संख्या 272 अ 11 अप्रैल 2026 जिसका आशय हाई स्पीड डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क दर को बढ़ाकर 24 रुपया प्रति लीटर करने के लिए वित्त अधिनियम 2002 की 8वीं अनुसूची का संशोधन करना है। एक का एतदार अनुमोदन करती है। प्रश्न ये कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में सांविधिक संकल्प स्वीकृत हुआ। अच्छा, नो वाले ये बता दो कि तुम्हारा इस बात पर विरोध किस लिए, बता दो। ये संसद है, विरोध बताओ ना, क्यों विरोध है बताइए। न देखें सदन में आप
देश की सबसे सर्वोच्च संस्था के संसद सदस्य हैं, इसलिए हाँ ना आपका अधिकार है, लेकिन कई विषय है जिस पे सर्वसम्मत होती है ना। हाँ सुनाओ। सर ये एक बात बताऊं, एक मिनट, जब आपको बोलने देता हूं ना तो हमारे माननीय सांसद जावेद साहब कहते हैं कि आप ओवैसी साहब को बोलने देते हो, हमें आजादी नहीं है, ये आरोप लगाते हैं। मैंने उनका आरोप सही है, बिल्कुल सही है। तो चलो फिर आपको आज नहीं बोलने देते हैं। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आइटम नंबर 7 श्री पंकज चौधरी जी। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 का तथा वित्त अधिनियम 2018 की धारा 111 और 112 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 3 खा के अनुसरण में ये सभा दिनांक 11 अप्रैल 2026 की अधिसूचना संख्या 15/2026 केंद्रीय उत्पाद शुल्क 273 और 11 अप्रैल 2026 जिसका आशय हाई स्पीड डीजल पर सड़क और अवसंरचना उपकर को बढ़ाकर 36 रुपये प्रति लीटर करने के लिए वित्त अधिनियम 2018 की 6ठी अनुसूची का संशोधन करना है का एतद्वारा अनुमोदित करती है। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में सांविधिक संकल्प स्वीकृत हुआ। क्या वेणुगोपाल जी, ऐसे वेणुगोपाल जी एक बात बता दूं आपको, आज कई सदस्य आपके भी कहते हैं कि वेणुगोपाल जी का नोटिस में नाम हमारा था, आपने वेणुगोपाल जी को कैसे बुला दिया, ये भी कहते हैं। वेणुगोपाल जी बोलते सर आज का आपका मूड अच्छा है। मैं तो कहता हूं पूरे देश का मूड ही आज अच्छा होना चाहिए, मैं तो इस मत का हूं। सर देखो सर in an extraordinary situation, sir, in an extraordinary situation, an extraordinary gazette notification came yesterday night 9:55. Okay. Let us raise the sir, one point, sir. My point, sir. Two issues, sir. Yesterday morning, Honorable Law Minister introduced the constitutional amendment of (2023) constitutional bill. This gazette notification is to very clear. SO 90/2022E, in exercise of the power conferred by the subsection 2 of the section 1 of the Constitution, 166th Amendment, Act 2023, the central government hereby appoint the 16th day of April 2026 as the date on which the provision of the said Act. Sir, our question is only one question, sir, but 1 minute. Without notifying, how can the minister move an amendment for the court? आप बोलना चाहते हैं इस पे? चलिए, आइटम नंबर श्रीमती के कनिमोजी। खड़े हो गए। ओके हो गया। श्रीमती के कनिमोजी। माइक दीजिए उनको। श्रीमती के कनिमोजी। मैं कर दूंगा उसका, मैं स्पष्टीकरण कर दूंगा। श्रीमती के कनिमोजी को बोलने दो, आप दूसरे सदस्यों मत रोको। श्रीमती के कनिमोजी, श्रीमती के कनिमोजी, आप नहीं बोलना चाहती? Yes, sir, but let us clarify. Sir, the house is not in order. The house is not in order. श्रीमती के कनिमोजी,
And we're discussing an amendment. 2 minutes. महिला सांसद को बोलने दो, पहले आप पे बहुत गंभीर है विषय, फिर और नहीं बोलने दोगे तो और मामला गंभीर हो जाएगा। मैंने व्यवस्था दे दी है, श्रीमती कनिमोझी बोलेगी। श्रीमती के कनिमोझी, आगे बुलाएं। आप नहीं बोलना है तो बोलना शुरू करें। मैं देता हूँ इस पे व्यवस्था। अभी मैं व्यवस्था की व्यवस्था करता हूँ, प्लीज बैठे। अभी रेणु जी प्लीज, अभी मैं दे रहा हूँ। अभी हाँ अभी करते हैं प्लीज। अरे आप मत करो डिबेट, माननीय सदस्य प्लीज। मैं अभी करता हूँ व्यवस्था इसकी, प्लीज बैठिए। श्रीमती अभी करते हैं। श्रीमती के So why are we discussing amendment? Yes, thank you, sir. Sir, the colleagues here have raised a very important point. The government has passed the bill, notified it, and what is the point? Last night at nearly at around 10 o'clock. And what is the point in the discussion over here after you've notified it? Yes. This is what we want. We want a clarification on that, sir. Most important. And I stand before this house, not just as a member of parliament, not as a member of the Dravid. Yes. What is the logic of this bill? Sir, how can we debate it when it's gazetted? ओवैसी साहब, मैंने हाँ पर रखी ना आपसे, इस पे कर रहा हूँ मैं। अभी कराते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं, सब करा दें। अभी ओवैसी जी अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं प्लीज। कनिमोझी के बाद व्यवस्था देता हूं मैं, अभी कुछ व्यवस्था। कनिमोझी को बोलने दें, अभी उनका विषय बोलने दें। नो ओबीसी जी, ओके। कनिमोझी को बोलने दें। गौरव जी अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी। Sir, I stand before this house today not just as a member of parliament or as a representative of the Dravida Munnetra Kazhagam, but as a voice of the 8 crore people of Tamil Nadu who've been told in the midst of our state elections that their votes will count less and their voice in this parliament will be diminished. And furthermore, it's really shocking that yesterday we are discussing the bill here. You've taken your own time to notify. And yesterday, when we discussed, you've called us here, we are discussing the bill here, and then what is the need and what is the necessity to notify it yesterday? What is the meaning? What is the respect you have for this house? Sir, the government has introduced 3 bills in this special session, called in haste and time to disrupt the ongoing elections in my state and many states. And I rise to oppose these bills on the behalf of my party and my state. Let me start by saying that these 3 bills, disguised as if they are in support of the reservation of women, constitute the single greatest assault on Indian federal structure. Let me begin at the beginning, because this government always counts on the public not knowing the history. The history of the delimitation in India is at its heart the history of a promise made by the parliament to the people of the southern states, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. 5 states which have resisted the onslaught of the Bharatiya Janata Party and have stood out as role models for inclusive development. The delimitation process began in 1952. Soon after the Republic was founded. It was a constitutional solution to a demographic problem. How to balance the population growth with fair representation.
All of us abided by the constitutional suggestions in Article 82 and 170. अनुभव का सम्मान है, एक सहज कार्यशैली का सम्मान है और एक सहज कार्यशैली की स्वीकृति भी है। हमने सबने हरिवंश जी के नेतृत्व में सदन की शक्ति को और अधिक प्रभावी होते हुए भी देखा है और मैं कह सकता हूं कि केवल सदन की कार्यवाही का संचालन ही नहीं, वे अपने जीवन के जो भूतकाल के अनुभव है उसको भी बहुत ही सटीक तरीके से सदन को समृद्ध करने में उपयोग लाते हैं। उनका ये अनुभव पूरी कार्यवाही को, संचालन को और सदन के माहौल को और अधिक परिपक्व बनाता है। मुझे विश्वास है उपसभापति जी का नया कार्यकाल उसी भावना, संतुलन और समर्पण के साथ आगे बढ़ेगा और हम सबके प्रयासों से सदन की गरिमा को नई ऊंचाई प्राप्त होगी। आदरणीय सभापति जी, हरिवंश जी का जन्म जेपी के गांव में हुआ और सहज रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण उन्होंने अपने गांव के विकास में विद्यार्थी काल से भी कुछ न कुछ करते रहे। उनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई और इन सारे विषयों पर मुझे भूतकाल में बोलने का अवसर मिला तो मैं काफी कुछ कह चुका हूं, इसमें से आज उसको दोहराता नहीं हूं। एक बात का उल्लेख आज जरूर मैं करूंगा। आज 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल 1927 हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती भी है। और विशेषता ये है कि आज 17 अप्रैल को आप जब तीसरी बार इस दायित्व को संभालने जा रहे हैं और वो भी चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर और चंद्रशेखर जी के साथ आपका जुड़ाव, उनके प्रति आपका लगाव और एक प्रकार से आप उनके सहयात्री रहे उनके पूरे कार्यकाल में, तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आपने चंद्रशेखर जी के जीवन पर किताबें भी लिखी हैं और चंद्रशेखर जी के एक बृहद जीवन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम भी आपने किया है और इसलिए आपके लिए एक बहुत बड़ा विशेष अवसर बन जाता है कि चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर आपका तीसरा कार्यकाल का हरिवंश जी का सार्वजनिक जीवन केवल संसदीय कामों तक सीमित नहीं रहा है। पत्रकारिता के उच्च मानदंड आज भी आदर्श के रूप में रेखांकित किए जाते हैं। लंबा जीवन पत्रकारिता का रहा, लेकिन पत्रकारिता में भी उन्होंने उच्च मानदंड को हमेशा आधार माना। हम सब जानते हैं उनकी लेखनी में धार है,
लेकिन उनकी वाणी में और व्यवहार में सौम्यता और शिष्टता भरी भरी रहती है। ये अपने आप में, और मैं जब गुजरात में था तब भी मैं उनकी लेखों को पढ़ने की मेरी आदत रही थी, और मैं देखता था कि वे अपना पक्ष बड़ी दृढ़ता के साथ रखते थे, और मैं अनुभव करता था कि उसमें काफी अध्ययन के बाद उसका निचोड़ उस पर प्रकट होता था। पत्रकारिता में भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का उनका निरंतर प्रयास रहा, और एक सफल प्रयास भी रहा। और हम देखते हैं सदन में भी, चाहे पॉलिसी हो या प्रोसेस हो, उन बातों का कहीं न कहीं छाया हमें हमेशा नजर आती है, और ये हम सबके लिए सुखद अनुभव है। वे समाज की वास्तविकताओं के साथ गहरे जुड़ाव के साथ काम करने वाले व्यक्ति रहे। मैं तो कहूंगा जो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो नए सांसद आते हैं वे हरिवंश जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ बातें करके उनसे जान सकते हैं। क्योंकि जब वो पत्रकारिता में थे तो उनकी एक कॉलम चलती थी, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा पार्लियामेंट मेंबर कैसा हो। तब उनको शायद पता नहीं होगा, कभी उनको भी बैठना पड़ेगा, लेकिन वो लिखते थे, और वो बातों में बहुत ही व्यापकता रहती थी। सदन की गरिमा और बैठने वाले सदस्य का दायित्व और उसके आचार विचार को लेकर भी बहुत गहरा उनका अध्ययन रहता था, और उन बातों का उपयोग आज हमारे सदन के साथी उनके साथ बैठ करके बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं। समय की पाबंदी, एक डिसिप्लिन लाइफ में, और अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता, ये आपकी विशेषता रही है, और शायद इसी के कारण आप सर्वस्वीकृत व्यक्तित्व आपका विकसित हुआ है। हमने देखा होगा जब से वो राज्यसभा के सदस्य बने हैं, मैं कह सकता हूं कि पूर्ण समय वो सदन में होते हैं। सभापति जी की अनुपस्थिति में सदन को संभालने का काम तो करते ही हैं, लेकिन बाकी समय भी यहाँ कमेटी का कोई भी व्यक्ति बैठा हो तो भी वे सदन में हमेशा अपनी मौजूदगी रहती है, हर बात को सुनते हैं, उस समय सदन का जो संचालन करते हैं उनके कार्य को भी देखते हैं, और ये इसके पीछे उनको अपना जो दायित्व है उसके प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसके कारण ये संभव होता है, और ये हम सब के लिए सीखने जैसा है। और मैंने देखा है कि वो पूरा समय इन चीजों के लिए वो खपा देते हैं। आदरणीय सभापति जी, उपसभापति के तौर पर सदन को कैसे चलाया, सदन में सदस्य के तौर पर क्या योगदान दिया, इस बारे में हम स्वाभाविक रूप से एक सकारात्मक चर्चा करते रहते हैं, लेकिन सदन के बाहर जनता के बीच वो कैसे अपने लोकतांत्रिक और सामाजिक दायित्वों को निभाते हैं, ये भी हम सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनके लिए सचमुच में ध्यान आकर्षित करने वाले विषय हैं, और हमने उसको देखना चाहिए। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं उनके काम सराहनीय तो है ही, अनुकरणीय भी है। हमारा देश युवा देश है, और मैंने देखा है कि हरिवंश जी ने अपने समय का उपयोग सबसे ज्यादा युवाओं के बीच में बिताना पसंद किया है। युवाओं को में लगातार गंभीर विषयों पर जागरूकता बने, एक प्रकार से लोक शिक्षा का काम निरंतर चलता रहे,
ये अपने आप में वो लगातार करते रहते हैं। वो देश भर में उनका भ्रमण रहता है। वे मीडिया के नजरों में बहुत ज्यादा रहने का उनका शौक नहीं है, लेकिन भ्रमण और कार्यक्रमों की श्रृंखला उनकी लगातार चलती रहती है। 2018 में जब उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति की भूमिका निभानी शुरू की, उसके बाद जो मेरी जानकारी है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 350 कार्यक्रम किए हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है। देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में 350 से अधिक कार्यक्रम, जाना आना, उनके साथ बैठना, बातें करना, उसके लिए विषयों की तैयारी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रकार से अपने व्रतस्थ के रूप में इस काम को किया और युवाओं से ही जुड़ने के लक्ष्य को आपने जरा भी ओझल नहीं होने दिया है। और विकसित भारत का सपना युवाओं के लिए भी क्यों होना चाहिए, इस मूल विषय को अलग अलग तरीके से जिस प्रकार से विद्यार्थियों का मूड हो वो बताते रहते हैं। विद्यार्थियों में, युवा पीढ़ी में एक आत्मविश्वास कैसे पैदा हो, निराशा से वो हमेशा हमेशा बाहर रहे, इन सारे विषयों की चर्चा वो करते हैं। उनके कुछ ऐतिहासिक रेफरेंस के साथ बात करते हैं कि हम ऐसे क्या कारण है कि हम जितनी तेजी से जाना चाहिए था आगे नहीं जा पाए, अब अवसर क्या आया है, सारी बातें वो, और देश कितनी बड़ी छलांग लगा सकता है, ऐसे का आत्मविश्वास भरने का काम उनके द्वारा होता है। आजकल देश में लिटरेचर फेस्टिवल एक बड़ा सिलसिला चला है और अब तो वो टियर 2, टियर 3 सिटी तक भी वो सिलसिला चला है। लिटरेचर फेस्टिवल्स में भी हरिवंश जी का अक्सर जाना होता है और उस समाज का उस तबके को भी वो अपने विचारों से प्रभावित करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने उनके जीवन का एक प्रसंग जो सुना है, शायद हो सकता है साल वगैरह में मैं बहुत मेरी जानकारी सटीक न भी हो, मैंने सुना है कि 1994 में हरिवंश जी पहली बार विदेश यात्रा की और वो अमेरिका गए। जब अमेरिका गए तो अपने तय कार्यक्रमों के अलावा जब उनसे पूछा गया कि आप कहीं और जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने आग्रह से कहा कि मैं जरूर, ये विकसित देश है तो मैं उसकी यूनिवर्सिटीज को देखना समझना चाहता हूँ, वहाँ की ऐसी कौन सी शिक्षा और कल्चर है जिसके कारण ये देश इतना आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने काफी समय अपने निर्धारित कार्यक्रमों के सिवाय पहली अमेरिका की यात्रा में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज में बिताया, उसका अध्ययन करने का काम किया। यानी ये जो ललक थी उनके मन में कि अगर एक विकसित देश की यूनिवर्सिटी से जो निकलता है तो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज भी ऐसी हो ताकि विकसित भारत का सपना वहीं से रेखांकित किया जा सके। आदरणीय सभापति जी, एमपीज को एमपी लेड फंड के संबंध में तो काफी चर्चा रहती है और एक बड़ा पसंदगी का विषय भी रहता है एमपीज में, और कभी कभी तो ये भी संघर्ष रहता है कि एमपी लेड फंड इतना है और वहां उधर एमएलए फंड ज्यादा है, उसकी चर्चा रहती है। लेकिन एमपी फंड का उपयोग कैसे हो, एमपी लेड जो फंड की बातें, उसमें हरिवंश जी के विचारों को मैंने स्वयं भी सुना है, मैं प्रभावित हूँ इससे, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी रही है, शायद हम उनकी अपेक्षा के अनुसार उसको कर नहीं पाए हैं, क्योंकि सबको ऐसे विषय में साथ लेना जरा कठिन होता है। लेकिन उन्होंने खुद के उस जिम्मेवारी को कैसे निभाया है, मैं समझता हूं वो भी हम लोगों ने, उन्होंने ये एम्पीलेट फंड था जो अपने जो विचार हैं उसको विचार को ही नीचे धरातल पर उतारने के लिए उपयोग किया। शिक्षा क्षेत्र और युवा पीढ़ी
ये उसके सारे केंद्र में रहा। एमपीलेट फंड उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए एक मिसाल पेश की है। उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थानों में ऐसे अध्ययन केंद्र स्थापित किए और उसका प्रभाव लंबे अरसे तक रहने वाला है, और उसमें भी उन्होंने प्रोजेक्ट ओरिएंटेड समस्या के समाधान को केंद्र में रखा। जैसे लुप्त होती जा रही भारतीय भाषाओं, उनके संरक्षण के लिए उन्होंने आईआईटी पटना में एक अध्ययन केंद्र के लिए एमपीलेट फंड का उपयोग किया। तो उस काम को वो लगातार वहां हो रहा है। एक और उन्होंने काम दिया, जो बिहार में कुछ क्षेत्र है जहां भयावह भूकंप की घटनाएं घटती रहती है। नेपाल में भी छोटा सा भूकंप आ जाए तो भी इस क्षेत्र को प्रभावित करता है। इस काम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एमपीलेट फंड से सेंटर फॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के रूप में एक स्टडी सेंटर रिसर्च के लिए खुलवाया है। यानी वो स्टडी का काम करना, रिसर्च करना, उस पर लगातार काम कर रहा है। हम जानते हैं कि जैसा मैंने कहा, जयप्रकाश जी का गांव सीताब दियारा, हरिवंश जी वहीं हैं, और वहां गंगा और घाघरा दो नदी के बीच में एक गांव है। तो हमेशा ही जल के कारण जो कटाव की समस्या रहती है, वो गांव परेशान रहता है, और नदी धारा भी बदलती रहती है, तो विनाश भी बहुत होता रहता है। उसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने एमपीलेट फंड से इसके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उन्होंने पटना की आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में एक नदी अध्ययन केंद्र खुलवाया है। पटना के ही चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्था में वो बिजनेस इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर बनवा रहे हैं। एआई के उस दौर में मगध विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाया है। यानी एमपीलेट फंड का एक निर्धारित दिशा में काम कैसे किया जा सकता है, इसका एक उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है। आदरणीय सभापति जी, हम सभी ने अनुभव किया है कि लोग जब अपने गांव से स्थानांतरण करते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, तो जीवन में एक प्रकार से गांव से कट जाते हैं। हरिवंश जी का जीवन आज भी गांव से जुड़ा रहता है, अपने गांव से जुड़ा रहता है। वो लगातार वहां के सुख के साथी बन करके वो अपना जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करते रहते हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस संसद की नई इमारत में बैठे हैं, उसका जब निर्माण कार्य चल रहा था, तब मुझे उनके साथ निकट से काम करने का अवसर आया, और मैं अनुभव कर रहा था कि जो विचार मेरे मन में आते थे, मैं हरिवंश को कहता था, मैं ऐसा करें तो कैसा होगा। 2 दिन में वो बराबर परफेक्ट उसके लेके आते हैं। कहीं नामकरण करना है, उसके पहचान इस सदन की कैसे बने, तो काफी कुछ कंट्रीब्यूशन सदन के निर्माण में, उसकी आर्ट गैलरी में, विभिन्न द्वार के नाम रखने हो, यानी हर प्रकार से मेरे एक साथी के रूप में हम दोनों को, और मुझे बड़ा आनंददायक रहा वो अनुभव काम का। आदरणीय सभापति, हरिवंश जी के सदन को चलाने की कुशलता को तो हम भली भांति देखे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने राज्यों की विधानसभाएं, विधान परिषदें और वहां जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
संविधान के शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से प्रदेश में वंचितों, दलितों एवं अति पिछड़े वर्गों के छात्रों को कोचिंग एवं छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश सरकार की समावेशी नीति से आज प्रदेश के करोड़ों वंचितों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला है। प्रदेश के 75 जनपदों में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों का डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के अंतर्गत सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण कार्य किया जाएगा। वंचितों की उन्नति का आधार डबल इंजन सरकार। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता और अध्यात्म की दिव्य ऊर्जा एक साथ अनुभव होती है। ये वही पावन भूमि है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दिव्य चार धाम यात्रा में शामिल होकर आस्था, श्रद्धा और आत्मिक शांति की अनूठी अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसी पावन भूमि पर आरंभ हो रही है चार धाम यात्रा 2026, जिसका शुभारंभ 19 अप्रैल को श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। इसके उपरांत 22 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम, 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम एवं 23 मई को श्री हेमकुंड साहब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और चार धाम यात्रा से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा के सफल, सुगम और सुव्यवस्थित संचालन हेतु व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यात्री रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से पंजीकरण, यात्रा पास, मौसम अपडेट, रूट मैप, होटल और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 01351364 जारी किया गया है। चार धाम यात्रा हेतु हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेली सेवा लिंक के जरिए बुकिंग सुविधा भी दी गई है। यात्री हेलीकॉप्टर बुकिंग या होटल बुकिंग केवल अधिकृत और सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें। चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सभी श्रद्धालु यातायात नियमों और स्थानीय एवं मंदिर प्रशासन से जुड़े सभी नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही धामों की स्वच्छता और पवित्रता के सम्मान का भी विशेष ध्यान रखें। आइए चार धाम यात्रा 2026 में आस्था के इस महापर्व का हिस्सा बने। नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा से पहले पंजीकरण केंद्र तैयार, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुई शुरू। हरिद्वार में जिलाधिकारी और एसएसपी ने किया केंद्रों का निरीक्षण। 19 अप्रैल को खुलेंगे कपाट। जसपुर मूर्ति विवाद ने पकड़ा तूल। काशीपुर में अग्र समाज का विरोध, कार्रवाई नहीं होने पर जिले भर में किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। नैनीताल हाईकोर्ट ने ठुकराई संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग, अपील की गई खारिज। स्पेशल अपील दायर कर एकल पीठ के आदेश को दी थी चुनौती। लमगड़ा में गैस संकट गहराया, ग्रामीणों में दिखा आक्रोश। सरकार पर लगाए उपेक्षा के आरोप, एक हफ्ते में आपूर्ति नहीं होने पर दी घेराव की चेतावनी। उत्तर भारत में मौसम दिखा रहा अलग अलग रंग। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बढ़ रही गर्मी, पहाड़ों पर हल्की बारिश के आसार।
और वहीं जसपुर में रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा हुसैन की प्रतिमा स्थापना को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मौके पर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल और कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के बीच तीखी बहस हुई, जो धक्का मुक्की तक पहुंच गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालते हुए फिलहाल मूर्ति स्थापना पर रोक लगा दी है। वहीं इस विवाद की गूंज काशीपुर में भी सुनाई दी। यहां अग्रवाल समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक आदेश चौहान पर महाराज अग्रसेन के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी का आरोप लगाया और कड़ी निंदा की। समाज ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर जिले भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क है। वैश्य समाज के काशीपुर के सभी लोग अनन्या में आज यहाँ इकट्ठे हुए। जसपुर विधायक आदेश चौहान जी के द्वारा हमारे महापुरुष हम सब जिसके वंशज हैं महाराजा अग्रसेन जी के बारे में जो अपशब्द कहे गए, उनके द्वारा जन के लिए जो गलत शब्द प्रयोग किए गए, उसकी आज हम सब लोगों ने मिलकर घोषणा की। जो इस राजनीति से प्रेरित होकर समाज को बांटने की कुछ चाल हमारे पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कर रहे हैं, हम सब उसका विरोध प्रकट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। रामनगर में प्रशासन की संयुक्त टीम ने रानीखेत रोड पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई अतिक्रमण हटाए और सामान को जब्त किया। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान, सीओ सुमित पांडे समेत अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि लगातार अतिक्रमण और जाम से लोगों को परेशानी हो रही थी, जिसे लेकर पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन सुधार नहीं हुआ। सड़क किनारे अवैध रूप से वाहन मरम्मत कर रहे मैकेनिकों पर भी कार्रवाई की गई है और उन्हें ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट होने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि रानीखेत रोड पर किसी भी कीमत पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी अभियान जारी रहेगा। देखिए, अवैध अतिक्रमण को लेके पूर्व में भी बैठकें भी हुई हैं, चाहे वो हमारे विभागीय जो अधिकारी हैं उनके साथ हो, चाहे व्यापार मंडल हो या आपका जो बसों की जो यूनियनें वगैरह हैं, ट्रक की जो यूनियनें वगैरह हैं, सबके। और सीधी तस्वीरें दिखाएंगे लोकसभा से, जहां पर कार्रवाई जारी है। Sir, delimitation is not a mere bureaucratic rearranging of maps. It is a profound shift in political power that is intended. Linking women's reservation to it effectively holds the aspirations of Indian women hostage to one of the most contentious political exercises in our history. Such an exercise, sir, carries risks that could strain the very fabric of our federalism, as you heard from the previous speaker. Any delimitation exercise is fraught with complications that could tear at the very fabric of our federalism. We must be candid about what is at stake when constituencies are redrawn based on either current population figures or even the 2011 census. Let's face it, sir, delimitation